वॉलमार्ट के 9,826 स्टोर्स पूरे दुनिया में हैं और एम्प्लॉइज कितने हैं? 21 लाख। अगर 40 लाख एम्प्लॉइज हिंदुस्तान में आने हो केवल वॉलमार्ट के, क्योंकि वॉलमार्ट में 214 प्रति स्टोर कर्मचारी संख्या है, एक स्टोर में 214 जो सबसे ज्यादा है। हर चौराहे पर अगर स्टोर खुले तब जाके 40 लाख लोग बनते हैं। कहां से आंकड़ा लाते हैं, कैसे लाते हैं? कोई आंकड़ा कहीं सुना, कहीं चिपका दिया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ये कहती है कि आपके ये बैंकों के एटीएम तो आ जाए हैं, आड़ती उस किसान का पारंपरिक एटीएम है। किसान को बेटी की शादी करनी हो, बुआ का भात भरना हो, बहन का सूचक देना हो, बच्चे की पढ़ाई करानी हो, बाप की दवाई करानी हो, सिर पे साफा बांधता है और सीधा मंडी में आरती किया जाकर खड़ा हो जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वॉलमार्ट और टेस्को उसे उधार देगा? क्या उसे संवेदना होगी उसकी बेटी की शादी या बहन का भात भरने की? उसे तो धोती और साफे वाले किसान से बदबू आएगी। और कौन डायरेक्ट बात कर सकेगा? कोई किसान से सीधा खरीदेगा? अरे नई एजेंसियां खड़ी होंगी, वो नए बिचौलिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये कहना कि बिचौलिया को आप समाप्त कर देंगे या मिडलमैन को आप समाप्त कर देंगे, ये बात सिरे से गलत है। और ये जो 70% आयातित माल आएगा, जिसको ये कह रहे 30% यहाँ से तो 70% इम्पोर्ट करेंगे, ये जो 70% आयातित माल आएगा अध्यक्ष जी, इसमें से 90% माल चाइना का होगा। कारखाने खुलेंगे चाइना में, रोजगार मिलेगा चाइना में, आमदनी बढ़ेगी चाइना की, और आपके यहाँ 12 करोड़ घरों में अंधेरा हो जाएगा। आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खत्म हो जाएगा। तो जो रोजगार की बात कर रहे हैं, जरा उनकी बात करो जो बेरोजगार होकर के सड़क पर आ जाएंगे। पूरा अंतर्राष्ट्रीय अनुभव सामने है कि शुरू में दाम कम करने के लिए ये लोग अपना मुनाफा कम नहीं करते, ये किसान से सस्ता खरीदते हैं, ये अपने कर्मचारियों को वेतन कम देते हैं, अपना प्रॉफिट पूरा रख करके ये दाम ऊंचे करते हैं। लागत से भी कम, उनकी लागत से भी कम बेचने पर वो कंपेल करते हैं, वो फोर्स करते हैं। ये ईयू का डिक्लेरेशन है और ये डिक्लेरेशन कोई ज्यादा पुराना नहीं, फरवरी 2008 में उन्होंने अडॉप्ट किया। और क्यों अडॉप्ट किया? क्योंकि जितने देशों के मैंने नाम पढ़े हैं, इन देशों के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किए, आंदोलन किए। अगर इस सरकार को ये लगता है कि ये एफडीआई विकास की सीढ़ी है, तो मैं इन्हें कहना चाहती हूँ, ये विकास की सीढ़ी नहीं, ये विनाश का गड्ढा है। आगरा का किसान जो आलू उत्पादक किसान है, सबसे ज्यादा आलू पैदा करता है, अपने आलू को सड़क पर गिरने के लिए मजबूर होता है, लेकिन मैकडॉनल्ड उनसे आलू खरीदता नहीं है। कहां से आता है आलू? शिपमेंट की शिपमेंट आती है। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, एक मिनट, अध्यक्ष जी, जहाज के जहाज भरकर आते हैं आलू के, शिपमेंट्स आते हैं विदेशों से, जहाज के जहाज भरकर आते हैं और उनकी प्राइस बनाते हैं वो, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी प्राइस का स्टैंडर्ड बड़ा है, आपका आलू छोटा है। खरीदेंगे तो दाम देंगे ना, और अगर खरीदने का समझौता भी कर लेंगे, अगर खरीदने का समझौता भी कर लेंगे अध्यक्ष जी, तो एक चीज की खराबी पर पूरी की पूरी खेप वापस कर देंगे। आश्वस्त किया था इन्होंने कि रिटेल ट्रेड में किसी तरह की कोई एफडीआई नहीं आ रही। आप स्वयं एफडीआई का विरोध करते हैं, क्या हो गया प्रधानमंत्री जी? आपकी सोच क्यों बदल गई? ऐसी रिपोर्टें पिछले दिनों आई हैं कि वॉलमार्ट ने बहुत बड़ी पैमाने पर इंडिया में खुदरा व्यापार में एफडीआई लाने के लिए रिश्वत दी है। ये एसोसिएटेड प्रेस की कटिंग लाई हूं मैं, एसोसिएटेड प्रेस की। अभी 8 दिन पहले नवंबर 23 नवंबर को उन्होंने इंडिया के सीएफओ को सस्पेंड किया।
उनको तो व्यापार बढ़ाना है। ग्लोबल रिसेशन चल रही है, भारत का बड़ा बाजार उन्हें दिख रहा है, इसलिए वो तो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेरी शिकायत तो अपनी सरकार से है कि हम क्यों ये कर रहे हैं। वो चाहे जो करें, चाहे जो प्रयास करें, लेकिन जब हमने अपनी एक सोच बना ली कि ये खुदरा व्यापार में अगर विदेशी पूंजी आएगी तो 4 करोड़ लोग जो सीधे इसमें लगे हैं और 20 करोड़ लोग जो इस पर पलते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो हम इस दिशा में आगे क्यों बढ़ रहे हैं। वॉलमार्ट के 9,826 स्टोर्स पूरे दुनिया में हैं और एम्प्लॉइज कितने हैं? 21 लाख। अगर 40 लाख एम्प्लॉइज हिंदुस्तान में आने हो केवल वॉलमार्ट के, क्योंकि वॉलमार्ट में 214 प्रति स्टोर कर्मचारी संख्या है, एक स्टोर में 214 जो सबसे ज्यादा है। ये रिटेलर्स प्रीडेटरी प्राइसिंग करते हैं और प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब है पहले दाम नीचे ले आएंगे, इतने गिरा देंगे, इतने कम कर देंगे कि बाकी बाजार समाप्त हो जाए। जब बाकी किसी को वारा ही नहीं खाएगा, कुछ पुगेगा ही नहीं, तो वो दुकान बंद ही करेगा। घाटे का सौदा कौन चलाएगा और कितने दिन चलाएगा। लेकिन जब दुकानें बंद हो जाती हैं, बाजार समाप्त हो जाता है, तो एकदम दाम बढ़ा देते हैं और इतने दाम बढ़ा देते हैं कि उसके बाद ग्राहक के पास कोई गुंजाइश नहीं बचती, कोई चुनाव करने की चॉइस नहीं बचती कि उसको आकर के उतने ही दाम पर खरीदना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपका ये दावा कि ये रिटेलर्स जब आएंगे मल्टी ब्रांड में तो ये उपभोक्ता के हित में काम करेंगे, उसको सस्ती और अच्छी चीज दिलवाएंगे, ये दावा सिरे से निराधार है, तथ्यों से परे है। इसमें जो आश्वासन सदन में दिया गया उसके 2 पहलू थे, कंसेंसस और कंसल्टेशन, यानी परामर्श और आम सहमति। परामर्श करेंगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, राजनीतिक दलों से और सभी स्टेक होल्डर्स यानी जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं उन सबसे, और उसके बाद जब आम सहमति बनेगी तब इस निर्णय को लागू करेंगे। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है, आम सहमति बनाने की बात तो दूर, आम सहमति बनाने का प्रयास भी नहीं किया गया। राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं, हम प्रमुख प्रतिपक्षी राजनीतिक दल हैं, कोई मीटिंग बुलाना तो दूर, कोई पत्राचार भी नहीं हुआ, टेलीफोन तक से कोई बात नहीं हुई। और एक दिन अचानक ये निर्णय टीवी पर हमने सुना कि सरकार ने कैबिनेट से ये फैसला कर लिया है कि वो एफडीआई 51% एफडीआई रिटेल सेक्टर में खोलने जा रही है। हम अवाक रह गए। मैंने अडवाणी जी को फोन किया, पूछा कि अडवाणी जी आप इतने वर्षों से संसद में हैं, क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि संसद में दिए गए आश्वासन का इतना घोर उल्लंघन हुआ हो। उन्होंने कहा कभी नहीं। और उन्होंने कहा कि ये तो विशेषाधिकार का सवाल बनता है सुषमा जी, अगर इस तरह का आश्वासन सदन में देकर सरकार पलटे तो प्रिविलेज बनता है।